नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स। इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसकी समरी क्या है। ये टॉपिक कुछ ऐसी स्टेट्स के बारे में है भारत में, जो स्टेट्स में कुछ एरियाज या पूरी की पूरी स्टेट बाकी स्टेट से किसी मामले में अलग है, कल्चरली अलग है, इकोनॉमिकली अलग है, एथनिकली अलग है, या किसी न किसी ट्रेडिशंस के मामले में अलग है, या उस किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई एरिया जो है वो ज्यादा पिछड़ा हुआ है या ट्राइबल एरिया है। ऐसे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, कोई स्टेट का कोई हिस्सा या पूरी की पूरी स्टेट जो है वो एक स्पेसिफिक कल्चर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, या उसका एक एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो हमें उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हमारे को सेपरेट कुछ प्रोविजंस बनाने की जरूरत है। तो वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो हम लोगों ने स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके, उनके एरियाज को आइडेंटिफाई करके एक सेपरेट पार्ट के अंदर डाले हुए हैं। तो वो कौन सा पार्ट है और वो कैसे आर्टिकल्स है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 जो है वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में है। ये प्रोविजंस टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है, मतलब कि उन एरियाज को, उन स्टेट्स को, उन लोकेलिटीज को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए है, और ये स्पेशल प्रोविजंस है जो उनको दिए गए हैं। अब आप ये देखो कि ये 369 से 392 के बीच में है। इसका मतलब जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 370 लगा हुआ था वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता था। और अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 370 यूनिक नहीं था, वैसे ही कुछ प्रोविजंस, हालांकि उतना एक्सट्रीम नहीं, लेकिन कुछ वैसे ही प्रोविजंस बाकी स्टेट्स के अंदर भी अप्लाई हो रखे हैं। तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स। पर्पस क्या है? टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोग जो चाहते हैं, लोग जो सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, उन एस्पिरेशंस को मीट करना, लोगों के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सर्टेन एरियाज के अंदर डील करना, और वहां के सर्टेन लोकल पीपल जो है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, ये जिम्मेदारी है पार्ट 21 की। सबसे पहला आता है आर्टिकल 370, जो अब हटाया जा चुका है, निरस्त किया जा चुका है। ये 2019 में किया गया था 5 अगस्त के दिन। तो इसने क्या कर रखा था? इसने स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर को अलाउ कर रखा था कि वो अपना एक संविधान बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेपरेट बना सकता है। ये राइट जो है जम्मू कश्मीर को कहां से मिला था? ये राइट मिला था आर्टिकल 370 से, और उनको बहुत सारे इंटरनल मैटर्स के अंदर जो है ऑटोनॉमी देने के लिए था। कौन से एरिया सेंटर के पास थे? डिफेंस सेंटर के पास था, फॉरेन अफेयर सेंटर के पास था, फिनेंस और कम्युनिकेशंस, ये सब प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। लेकिन बाकी जो प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो स्टेट्स को दे रखे थे, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली को दे रखे थे। उनको एक तरह से ऑटोनॉमी दी गई थी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करता था, और ये इंश्योर करता था कि प्रेसिडेंशियल अप्रूवल होगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है, जैसे कि जीएसटी का कानून आया था, जीएसटी का कानून धारा 370 के हटने से पहले आया था। तो जीएसटी अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ जीएसटी, लेकिन अगर जीएसटी के कानून को जम्मू कश्मीर में लागू होना था तो वहां पर उनको पहले वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ा। वो अप्रूवल मिला, उसके बाद ही जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल है। यानी कि पूरे भारत में जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तब तक पूरे भारत में कोई भी कानून अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी तो वो जम्मू कश्मीर पर तभी एप्लीकेबल हो सकता था अगर वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिकॉग्नाइज करती या उसको अप्रूवल देती।
नेक्स्ट है आर्टिकल 370 अब जो हटाया जा चुका है, उसने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया है और अब जो है जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 जो है हमारे देश में स्पेशल प्रोविजंस देता है, किसको? महाराष्ट्र और गुजरात को। सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात हमारे देश के डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उसके बाद भी भारत के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके कुछ समय के बाद जो अमेंडमेंट्स करने शुरू हुए, उससे भी पहले मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बना था, आर्टिकल 371 तो तब का है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात को तभी से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरियाज है, जैसे विदर्भ का रीजन है, मराठवाड़ा है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, ये इलाके पिछड़े हुए हैं। बाकी का महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो काफी डेवलप्ड है, बट ये इलाके पिछड़े हैं। तो इसीलिए गवर्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो उन एरियाज में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती कि वो इस लेवल तक गया कि उसने एक एरिया को आइडेंटिफाई करा और ये कहा कि आप इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप अलग से बोर्ड बनाइए। और ये बोर्ड वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भी कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। तो जो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं वो जिन रीजन्स के लिए बनाए जाएंगे वो ऑलरेडी आर्टिकल 371 के अंदर बताए गए हैं। उसके कुछ समय के बाद जब हमारे देश में नागालैंड स्टेट बना, तो नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 ए को इंक्लूड किया गया। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ सकता है एग्जाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र और गुजरात से। आर्टिकल 371 ए किससे रिलेटेड है? नागालैंड से। तो ये भी ऑप्शंस में आ सकता है। 371 ए नागालैंड के बारे में जो वहां के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज और लैंड ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उन लोगों की, नागा लोगों की जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, जो उनकी लैंड ओनरशिप है, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 371 ए को इंक्लूड किया गया। भारत का कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है जो इन एरियाज को इंपैक्ट करता है, वो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसाइड किए बिना एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो एरियाज है जैसे रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज, लैंड ओनरशिप राइट्स, या इससे रिलेटेड और जो प्रोविजंस है 371 ए के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी कानून बनाती है तो वो उस एरिया में, उस स्टेट में तब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का उनको अप्रूवल नहीं मिल जाता। नेक्स्ट है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द गवर्नर फॉर लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंसल्ट करने के बाद जो है गवर्नर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 371 बी, किसके लिए है? असम के लिए, जो ये कहता है कि एमएलएज जो है वहां के एमएलएज की एक कमिटी बनाई जाएगी, एमएलएज द्वारा निर्धारित एक कमिटी बनाई जाएगी जो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम को डील करेगी और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। 371 बी किसके लिए है? असम के लिए। फिर आता है आर्टिकल 371 सी, किसके लिए है? मणिपुर के लिए। ये भी सेम बात कहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो एक स्पेशल कमिटी बनाएंगे ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लोग रहते हैं मणिपुर के अंदर उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एमएलएज द्वारा निर्धारित एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो वहां के ट्राइबल्स को सपोर्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है आर्टिकल 371 डी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में। आर्टिकल 371 डी पहले केवल आंध्र प्रदेश के बारे में थी, लेकिन 2014 के अंदर तेलंगाना अलग स्टेट बन गया थ्रू एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 2014 के अंदर तेलंगाना नया स्टेट बना। तो ये जो 371 डी है ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के ऊपर भी अप्लाई हो गया।
क्या कहता है ये कहता है इट इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। इस जगह के लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट है, ये प्रेसिडेंट को अलाउ करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना सके ताकि एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो तो वो जो व्यक्ति है वो उस ट्राइब्यूनल के पास अप्रोच कर सके। ये ऑथराइज करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आर्टिकल 323 ए के तहत आते हैं, जो बाद में इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसे ही आर्टिकल 371 ई को भी इंक्लूड किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट इंश्योर करेगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। आर्टिकल 371 एफ जो है वो किसके बारे में है? वो है सिक्किम के बारे में। सिक्किम ओरिजिनली भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन 1975 के अंदर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट बन गया। तो वहां के कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 371 एफ को इसमें इंक्लूड किया है ताकि सिक्किम के कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाया जा सके। नेक्स्ट आता है अलाउज फॉर डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिक्किम की कैसी होगी, ये भी डिसीजन जो है आर्टिकल 371 एफ के तहत लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 371 जी मिजोरम के बारे में। सेम चीज है, वो मिजोरम का मतलब क्या है? लैंड ऑफ मीजोस। तो मीजोस की सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज, लैंड ओनरशिप, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आर्टिकल 371 जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। पार्लियामेंट जो है इन सब मैटर्स के अंदर, यानी सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज जो है, पार्लियामेंट अगर इन मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट करता है तो वो जब तक मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली की अप्रूवल नहीं मिलती तब तक वो मिजोरम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके से आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, जहां का जो गवर्नर है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरीके से स्टेट के अंदर मैनेज करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा लास्ट आर्टिकल 371 जे, जो कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक रीजन के बारे में है। ये एक्चुअली में नॉर्दर्न कर्नाटक का कुछ रीजन है। कर्नाटक पुराने समय में, मैसूर जो था वो साउथ कर्नाटक था। मैसूर वाज रूल्ड बाय सर्टेन गुड लीडर्स, कुछ अच्छे रूलर्स थे मैसूर के अंदर, जिस वजह से मैसूर का जो रीजन है, जो साउथ कर्नाटक का रीजन है, वो तो काफी डेवलप हो गया, लेकिन जो हैदराबाद कर्नाटक वाला रीजन है वो उतना डेवलप नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल 371 जे को इंक्लूड किया 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो ये कहता है कि वहां पर एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन का जो बैकवर्ड रीजन है, जो बैकवर्ड एरिया है, वो केवल उस एरिया के लिए बनाया जाएगा और उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 371 जे के तहत। ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स होने चाहिए और रिजर्वेशन होना चाहिए उस एरिया के लोगों के लिए। वो जो कर्नाटक हैदराबाद का रीजन है, उन एरियाज के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, स्पेशल फंड्स होने चाहिए और रिजर्वेशंस होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो एरिया को भी हम बाकी एरिया के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो ये है स्पेशल प्रोविजंस हमारे स्टेट्स को जो मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम लोग कुछ एक बातों को कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज ये कि ये प्रोविजंस रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत में कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक नीड्स जो है अलग अलग एरियाज की अलग अलग है, अलग अलग एरियाज की सोशल इकोनॉमिक नीड्स अलग अलग हैं और हम लोग उनको ऑफर दे रहे हैं। हम स्पेशल प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देकर, हम उनको स्पेशल ऑटोनॉमी देकर हम बैलेंस डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई अगर रीजन पिछड़ा हुआ है तो हम उसको स्पेशल फंड्स दे रहे हैं, वहां के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वहां के लोगों को ये ताकत दे रहे हैं कि वो अपने कानून खुद बना सकते हैं। कुछ मामलों में तो वो कानून भी खुद बना सकते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर की लिस्ट के अंदर लिस्टेड है। वो कानून भी उनके ऊपर एप्लीकेबल करने से पहले हम लोगों को उनसे पूछना पड़ेगा। तो इसलिए
हम पिछड़े हुए और बैकवर्ड एरियाज को रिकॉग्नाइज करते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इम्बाइब करके चल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और बड़ी अच्छी चीज हम लोगों ने पढ़ी आज के लेक्चर में। तो मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ये लेक्चर की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि चाहे आपको प्रोविजन स्पेसिफिकली ना याद हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।